गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, नाम से ही पता चल रहा है। सूडो मतलब फॉल्स, फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की होती नहीं है बट बिहेव करती हैं फर्स्ट ऑर्डर जैसी। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली कैसे समझेंगे। एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन, एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन, सेकेंड से ज़्यादा ऑर्डर भी हो सकता है बट जनरली जो हम पढ़ते हैं वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन जो एक बेसिकली एलिमेंट्री स्टेप में हो रही है, एलिमेंट्री स्टेप में, क्लियर है। एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन जो एक एलिमेंट्री स्टेप में हो रही हो, उसमें जिसमें दो रिएक्टेंट्स हो, क्योंकि एलिमेंट्री है तो सेकेंड ऑर्डर होने के लिए बेसिकली आपको कम से कम दो रिएक्टेंट चाहिए। क्लियर है, इसमें चाहिए आपको दो रिएक्टेंट्स। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक रिएक्टेंट जो है उसके आगे टू लगा दिया, नहीं, आपको दो रिएक्टेंट्स चाहिए अलग अलग। ठीक है, तो एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन जो एलिमेंट्री स्टेप में हो रही हो, मतलब एक ही स्टेप में हो रही हो, मतलब यही स्लो स्टेप है और यही फास्ट स्टेप है, तो जैसे a प्लस बी गिव्स अस सी। अब ये क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है तो इसका जो रेट है वो क्या आएगा, रेट इक्वल्स टू के इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 1 b की पावर 1, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं है, एलिमेंट्री बोल दिया मैंने। अब अगर ऐसा होता परफेक्टली तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाती, बट इसमें क्या दिक्कत आती है, दिक्कत ये आती है कि इसमें वन ऑफ द रिएक्टेंट्स जो होता है, कोई भी, लेट अस सपोज बी, वो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक्सेस में होता है। क्या होता है, एक्सेस में। क्लियर है, पॉइंट आया समझ। जिसकी वजह से ये जो रेट है जैसा दिख रहा है वैसा नहीं रहता, इसमें कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं। क्या चेंजेस आते हैं थोड़ी देर में हम पता करते हैं। तो दोबारा से एक बार देखते हैं क्या है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन जो एलिमेंट्री स्टेप में हो रही है, मतलब एक ही स्टेप में हो रही है, उसमें दो अलग अलग टाइप के रिएक्टेंट्स हैं, जिसमें से एक रिएक्टेंट अगर एक्सेस में है तो ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन बिहेव करने लग जाती है एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, तो डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है। A second order reaction which starts second order or higher order reaction because of the other reactants in excess except one is known as pseudo first order reaction। क्या बात समझते हो, बिकॉज इट स्टार्ट बिहेविंग एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि एक रिएक्टेंट को छोड़ के बाकी जितने रिएक्टेंट होते हैं अगर हायर ऑर्डर है तो वो सारे एक्सेस में होंगे। और सबसे जनरल केस जो हम पढ़ते हैं उसमें दो रिएक्टेंट्स होते हैं। दो रिएक्टेंट्स अगर होंगे तो बेसिकली हमारे पास, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप को समझने में भी हम ये कह रहे हैं कि दो अगर रहेंगे तो ज़्यादा आसानी से हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में सोच रहे हैं। क्या बात समझते हो। अगर हम बात करते हैं कि दो की बजाय तीन होते तो पहले वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं रहती, पहले वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाती। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है पर उसमें से अगर हम कह दें कि ए और बी एक्सेस में है, सॉरी ए और बी एक्सेस में है, तो फिर सी बच जाता। तो ये एक्सेस में, ये एक्सेस में, तो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होता जो बेसिकली सारी की सारी रिएक्शन का जो कंट्रोल है वो शो करता। तो इसी के ऊपर सब कुछ बेस हो जाता तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दोबारा से हो जाती है। ठीक है, तो फाइनली एक बार दोबारा बोल रहा हूँ कि जो हम केस पढ़ रहे हैं वो सबसे बेसिक केस है, जो सबसे ज़्यादा आता है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जो डिस्कस्ड होता है। उससे ज़्यादा जो दूसरे केसेस हैं वो डिस्कस नहीं होते हायर ऑर्डर वाले। तो जनरली हम जो केस डिस्कस करते हैं वो क्या है कि एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जिसमें दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं जो एलिमेंट्री स्टेप में एक प्रोडक्ट को जन्म दे रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को जन्म दे रहे हैं, उसमें एक रिएक्टेंट दोनों में से कोई भी एक्सेस में अगर हो गया तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर के जैसा बिहेव ना करके कैसा बिहेव करने लगती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा बिहेव करने लगती है। और उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि वो एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है जो बिहेव कैसा कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा। गॉट इट, ठीक है। तो अब अगर मान लो जैसे ये केस है, a प्लस बी गिव्स अस सी। क्लियर है, अब जैसे कि मैंने बोल दिया कि ये एक्सेस में है और ये एक्सेस में नहीं है, तो ऑब्वियसली इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों का डिफरेंट है। क्या बात समझते हो। तो अगर ये एक नॉर्मल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करे, क्लियर है, डन, तो इसका रेट क्या आएगा, हमने पहले निकाल रखा है, डेरिवेशन कर रखा है, तो इसका रेट का जो इक्वेशन आएगा, क्लियर है, मतलब इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो आता है वो आता है टाइम के साथ जो रिलेशन आता है वो आता है 1/के a माइनस बी, जहाँ पे a इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a है और b इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ b है, जिसको हम कह सकते हैं a0 माइनस b0। और फिर आता था ln के बाद आता था b0 इंटू a0 माइनस एक्स अपॉन में a0 इंटू b0 माइनस एक्स। a0 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं t टाइम पे जो कंसंट्रेशन है a की, और b0 माइनस एक्स को हम ले सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ
बी जो है किसी टी टाइम पे। क्या बात समझते हो? ये हमने पहले डिराइव कर रखा है, ठीक है। आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाइएगा, जब सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर की रिएक्शन हमने करी है, वो वाला जो लेक्चर है उसमें आपको ये डेरिवेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमने पहले कर रखा है। तो ये हमारा पूरा का पूरा डेरिवेटेड चीज़ है जो हमने पीछे से उठाई है। क्लियर है? अब अगर ये एक परफेक्ट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती और इसमें ए और बी की रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो जैसे कि डिफरेंट है, तो ये चलता। बट अब इसमें हमने क्या बोल दिया कि इनमें से एक का कंसंट्रेशन दूसरे से अलग तो है, बट जो एक पहले वाला है मतलब बी जो है वो एक्सेस में भी है। अब उससे क्या दिक्कत आएगी कि ये जो हमारा रिलेशन है इसमें कुछ फ़र्क आएगा। अच्छा, अभी जो ये रिलेशन लिखा हुआ है इसमें के कौन से वाला है? सेकेंड ऑर्डर वाला। मतलब इसकी जो अभी यूनिट्स होंगे वो सेकेंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगी। तो ये वाला के कौन से वाला है? सेकेंड ऑर्डर वाला, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर के लिए क्वेश्चन है। बट अब जैसे कि हमने कह दिया कि बी एक्सेस में है, तो इमेजिन करो कि ये हमने 1 मोल लिया है, क्लियर है, 1 मोल्स पर लीटर, और ये एक्सेस में है। क्लियर है? पॉइंट आता है समझ? क्लियर है? तो इसका जो अमाउंट है वो क्या है? आपका फिक्स्ड है, कुछ ऐसा जिसमें वेरिएशन जो है वो नोटिसेबल है। तो इमेजिन करो कि इसमें से अल्फ़ा गया और इसमें से अल्फ़ा गया और यहाँ बन गया अल्फ़ा। अब 1 के रिस्पेक्ट में तो अल्फ़ा नेग्लिजिबल नहीं है, यहाँ हम ये मान के चलते हैं, बट ये तो एक्सेस में है, तो इसके रिस्पेक्ट में तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। तो बी नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी के रिस्पेक्ट में जो अल्फ़ा है, बोले तो एक्स, यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, तो जो एक्स है वो क्या है? नेग्लिजिबल है। तो यहाँ से आप ये वाला जो एक्स है वो नेग्लेक्ट कर दो। क्या बात समझते हो? ठीक है। तो ये क्या बन गया? बी नॉट बन गया। बोले तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी नॉट बी, तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा ln ए नॉट माइनस एक्स अपॉन में ए नॉट। क्लियर है? और जैसे कि अभी हमने बोला कि जो एक रिएक्टेंट है वो दूसरे के रिस्पेक्ट में एक्सेस में है, तो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो भी काफ़ी कम है किसके रिस्पेक्ट में? कंसंट्रेशन ऑफ बी के रिस्पेक्ट में टी टाइम पे। क्या बात समझते हो? या इनिशियल को भी अगर आप मानते हो तो इनिशियल जो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए वो बी के रिस्पेक्ट में बहुत ही क्या है? कम। तो इसी वजह से जो ए नॉट है वो बी नॉट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो बी नॉट बहुत ज़्यादा है, ए नॉट बहुत कम है, तो बहुत कम बहुत ज़्यादा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा, जीरो मान लिया जाएगा। तो जीरो माइनस बी नॉट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में माइनस बी नॉट। क्या बात समझते हो? और यहाँ आ जाएगा इसके साथ के, तो के यहाँ लिख दिया, माइनस लिख दिया और यहाँ पे टी लिख दिया। क्लियर है? अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि बी नॉट जो है वो इतना एक्सेस में है कि उसमें जो चेंज आता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है उसके रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पे चेंज ही नहीं हो रही, वो जितनी इनिशियल थी उतनी ही मानी जा रही है, क्योंकि उसमें जो चेंज आ रहा है वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम। क्लियर है भाई? इमेजिन करो कि ये 10 लीटर है और 10 लीटर जो है मतलब 10 लीटर का मतलब है एक 10 लीटर है और उसकी मोलैरिटी इमेजिन करो कि 1 है, तो इसका मतलब 1 लीटर में 1 मोल्स, तो 10 लीटर में 10 मोल्स, और जो चेंज आ रहा है वो 0.00001 मोल्स का आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में। क्या बात समझते हो? तो ये तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन इनिशियल लेता हूँ तो भी 1 मोल्स पर लीटर रहेगी, ठीक है, और फिर आगे चल के भी इसमें से जो चेंज आ रहा है वो तो नेग्लिजिबल है, तो वो 1 मोल्स पर लीटर ही रहता रहेगा, तो मतलब कांस्टेंट हो गया ना एक तरीके से। तो इसका मतलब अगर एक चीज़ एक्सेस में है तो उसके रिस्पेक्ट में जो टी टाइम पे चेंज आ रहा है वो नेग्लिजिबल है, तो इसका मतलब किसी भी टाइम पे चले जाओ इसका जो कंसंट्रेशन हमेशा क्या रहेगा? जो इनिशियल था वही रहेगा, बोले तो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब बी नॉट भी क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो गया। क्या बात समझते हो? अब कांस्टेंट और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गए तो एक नया कांस्टेंट आ गया जिसको हम कह देते हैं, लेट अस सपोज कि के डैश, ये माइनस रहेगा। क्लियर है? माइनस तो है ही, माइनस तो रहेगा ही, ठीक है। अब इस माइनस को ऊपर भेज देते हैं, समझ रहे हो? ऊपर भेजने का मतलब है जैसे मान लो कि यहाँ -1 लिखा हुआ था और ये लॉग ए है, तो लॉग ए की पावर अगर कुछ होता तो वो आगे आ जाता, तो अगर ये आगे है तो उसको पावर में भेज सकते हैं, तो -1 को पावर में भेज दिया, उससे क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए नॉट अपॉन में ए नॉट माइनस एक्स। क्या बात समझते हो? ठीक है, इन्वर्स कर दिया। क्लियर है? और ये के डैश आ गया, के डैश क्या? एक कांस्टेंट है, एक नया रेट कांस्टेंट। तो अब जो इक्वेशन आप देख रहे हो वो आपको बिल्कुल आई होप याद आ रही हो कि कैसी है। एल को लिख दिया 2.303 अपॉन में के डैश, और यहाँ पे लिख दिया लॉग, और ए नॉट क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन, बोले तो ए नॉट अपॉन में ए नॉट माइनस एक्स को हम क्या लिखते थे? ए। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होती थी। तो देखो एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैसा बिहेव करने लग गई? एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा, क्योंकि वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सेस कंसंट्रेशन, एक्सेस क्वांटिटी। क्या बात समझते हो? कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो आपका ए है, बी का जो कंसंट्रेशन है वो ए के रिस्पेक्ट में बहुत ही क्या है? ज़्यादा। या अमाउंट जो आपने लिया है वो बहुत ही क्या है? ज़्यादा। क्या बात समझते हो? क्लियर है?
कंसंट्रेशन चाहे बहुत एक्सेस हो भी ना, बट अमाउंट जो है वो आपने बहुत ज़्यादा ले लिया। क्या बात समझ रहे हो? तो उस अमाउंट के ज़्यादा लेने की वजह से आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो कंसंट्रेशन ऑफ बी के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो रहा है। क्या बात समझते हो? क्लियर है? पॉइंट आया समझ? तो ये हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, तो मैं एक बार जल्दी से दोबारा बता देता हूँ। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, उससे ऊपर वाले भी हो सकते हैं बट वो हम डिस्कस नहीं करते जनरली। ठीक है, अगर पहले सेकेंड ऑर्डर के लिए कर लेते हैं। एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो एलिमेंट्री स्टेप में हो रही हो, जिसमें दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हो, उनमें से एक रिएक्टेंट एक्सेस में हो, ऐसा होने की वजह से एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैसा बिहेव करने लग जाती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा। और इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, मतलब इस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर जैसे बिहेव कर रही है, उसको हम क्या बोल देते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए हमने क्या बोला कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थी ओरिजिनली, तो हमने सेकेंड ऑर्डर के लिए जो हम लिखते थे वो लिख लिया, दैट इज टी इक्वल्स टू 1/k ए नॉट माइनस बी नॉट एल एन बी नॉट इंटू ए नॉट माइनस एक्स अपॉन में ए नॉट बी नॉट माइनस एक्स। ये हमने डिराइव कर रखा है पहले ही। अब हमने बोला कि जो बी है वो एक्सेस में है और उसमें जो चेंज आता है वो नेग्लिजिबल होता है बी के कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। तो हमने बी नॉट में से जो एक्स आया, एक्स को निगलेक्ट कर दिया तो सिर्फ बी नॉट बच गया, बी नॉट से बी नॉट काट दिया तो ए नॉट माइनस एक्स अपॉन में ए नॉट आ गया एल एन में। और यहाँ पे हमने बोला कि जो ए नॉट है वो बी नॉट से बहुत ही कम है। हमने बोला ना ये एक्सेस में है तो ये बहुत ही कम है इसके रिस्पेक्ट में। तो ए नॉट ऑलमोस्ट जीरो हो गया किसके रिस्पेक्ट में? बी नॉट में। तो माइनस बी नॉट बच गया बस। क्लियर है? पॉइंट आया समझ? तो हमारा आ गया था 1 में के इंटू में माइनस बी नॉट। अब बी नॉट जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा है कंसंट्रेशन टाइम के साथ, तो इसका मतलब जो बी नॉट है वो तो एक कांस्टेंट हो गया, चेंज ही नहीं हो रहा था। तो बी नॉट और के को मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट बना दिया जिसको हमने बोल दिया के डैश, और जो माइनस रह गया था उसको पावर में चढ़ा दिया लॉग के। तो जो ए नॉट माइनस एक्स अपॉन में ए नॉट था उसको लिख दिया हमने ए नॉट अपॉन में ए नॉट माइनस एक्स। एल एन को ओपन कर दिया 2.303 लॉग, और नीचे के डैश ही रह गया, और ए नॉट इनिशियल अपॉन में फाइनल आ गया, और इक्वेशन कैसी बन गई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसी। क्या बात समझते हो? क्लियर है? तो हेंस इट इज़ प्रूव्ड कि एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अगर उसमें से एक रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो है एक्सेस में हो जाए, अमाउंट जो एक्सेस में ले लिया जाए, तो वो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा बिहेव करने लग जाता है। ये पूरा पूरा डेरिवेशन आपको ये प्रूव करके दे रहा है। गॉट इट? क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं जो बहुत फेमस हैं। ठीक है, चलो। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के दो एग्जांपल बहुत ही फेमस हैं। ठीक है, पहला एस्टर हाइड्रोलिसिस। क्या है? एस्टर हाइड्रोलिसिस। क्लियर है? एस्टर हाइड्रोलिसिस क्या होता है? एस्टर एक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जनरल एस्टर का फॉर्मूला RCOR होता है। ठीक है, क्लियर है? जब इसको पानी में डालते हैं, किस में डालते हैं? वाटर में, तो बेसिकली ये टूट के आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देता है और क्या देता है? एल्कोहल देता है। क्या देता है? एल्कोहल। क्या बात समझते हो? ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना होता है। क्लियर है? इसकी जो मैकेनिज़म्स वगैरह हैं वो आपके ऑर्गेनिक में आएंगी। अभी तो हम फिजिकल में पढ़ रहे हैं, तो जनरल जैसे एज अ इक्वेशन जो है उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो एक एस्टर है, एक वाटर है। जब एस्टर को वाटर में डाला गया तो हमें फाइनली क्या मिला? कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, और क्या मिला? एल्कोहल मिला। ठीक है, जो एस्टर की कंसंट्रेशन थी, इमेजिन कर लो कि वो ए है। क्या है? ए। इनिशियली ए नॉट मान लो इसे। और जो H2O की कंसंट्रेशन है इनिशियली वो बहुत ही ज़्यादा है, बोले तो ये एक्सेस में है। तो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन अगर है, एलिमेंट्री रिएक्शन बोले तो वन स्टेप में होने वाली, तो यही स्लो स्टेप है, यही फास्ट स्टेप है। तो इसका मतलब इसका जो रेट लो आना चाहिए वो रेट लो क्या आना चाहिए? रेट इक्वल्स टू के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ दैट RCOOR की पावर 1 और H2O की पावर 1। क्लियर है? पर हमने कह दिया कि इसकी कंसंट्रेशन में टाइम के साथ कोई चेंज ही नहीं आता है, तो ये कांस्टेंट हो गया। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो इसको उठा के हमने बेसिकली क्या करा? इससे मल्टीप्लाई कर दिया H2O से। क्लियर है? और ये दोनों मल्टीप्लाई होके एक नया कांस्टेंट बन गए के डैश, और साइड में बच गया बस RCOOR की पावर 1। तो अब ये कैसा बिहेव कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा। रेट इज इक्वल्स टू के डैश जो एक कांस्टेंट है, और जो RCOOR की पावर 1 है वो बेसिकली क्या है? ये बता रही है कि ये कैसी इक्वेशन लग रही है। ये जो रेट लॉ लग रहा है कौन सी इक्वेशन का लग रहा है? फर्स्ट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर का। क्या बात समझते हो? तो इस तरीके से हमने चेंज किया। और वाटर, जो प्योर वाटर होता है उसका कंसंट्रेशन तो आपको पता ही होगा 55.55 होता है, क्योंकि 1 लीटर में 1000, 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, और
वाटर जो प्योर वाटर होता है उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। तो 1000 ग्राम वाटर का जो मोल मतलब मोल्स निकालोगे तो 1000 अपॉन में 18 आएगा, दैट इज़ 55.55। तो 1 लीटर में 55.55 मोल्स ऑफ वाटर है। क्या बात समझते हो? अब तुम अमाउंट कितना भी लेते रहो, 10 लीटर लो, 50 लीटर हो, 1 लीटर में तो 55.55 ही मोल्स रहेंगे। तो इसकी जो कंसनट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, 55.55। जबकि ये कितना होगा, कोई आधा मोल 1 मोल कुछ ले लिया तो एक 55.55 के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम पड़ गया। तो बेसिकली वो बहुत एक्सेस में है और ये क्या है, बहुत ही कम है। गॉट इट? क्लियर है? ये ध्यान रखने का हमेशा, ठीक है। तो अभी भी आपने देखा कि पहले मैंने सेकंड ऑर्डर के लिए रेट लॉ लिखा था, फिर उसमें से एक चीज़ को कांस्टेंट मान लिया, तो वो कांस्टेंट पहले वाले कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई होकर नया कांस्टेंट दे रहा है के डैश। और अगर ऐसा हो गया तो अब ये इक्वेशन जैसे दिख रही है वो कैसे दिख रही है, इसका जो रेट लॉ दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है, फर्स्ट ऑर्डर जैसा। क्लियर है? पॉइंट आता है समझ? ठीक है। तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल था एस्टर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी के प्रेजेंस में टूटना, किसका? एस्टर का। एस्टर जब टूटता है पानी के प्रेजेंस में तो जिससे वो बना होता है वो चीज़ें वो दे देता है, बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, जिससे वो मिलकर बना था उसको उसने रिटर्न कर दिया। क्या बात समझते हो? वाटर एक्सेस में है तो इसके अंदर जो कंसनट्रेशन में जो चेंज आएगा वो नेग्लिजिबल अमाउंट होगा। बट इट क्लियर है? ये ध्यान रखने का। तो ये हमने पहला एग्जाम्पल डिस्कस किया। इस एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एस्टर हाइड्रोलिसिस के साथ एक पॉइंट जुड़ता है। क्या कहते हैं कि ये जो रिएक्शन होती है ये इनिशियली कैसी होती है, स्लो होती है। इनिशियली क्या होती है, स्लो, और फिर टाइम के साथ फास्ट हो जाती है। फास्टर बिकम्स फास्टर विद टाइम। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूछा जाता है जी क्यों। तो एस्टर के हाइड्रोलिसिस मतलब एस्टर का पानी में जाके टूटना इनिशियली काफ़ी स्लो होता है, फिर टाइम के साथ साथ फास्ट होता रहता है। तो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम क्या कि जो एस्टर है वो इनिशियली पानी के प्रेजेंस में टूट रहा है धीरे धीरे, ठीक है। फिर जैसे ये टूटने लगता है तो क्या बनने, देखो इनिशियली क्या होगा, आपके पास ये होगा ये होगा, ये दोनों तो होंगे नहीं। तो टाइम ज़ीरो पे आपके पास ये कुछ होगा, ए कंसनट्रेशन, ये एक्सेस में है। क्लियर है? डन। तो ये दोनों होंगे टाइम ज़ीरो पे। क्लियर है? ये तो ज़ीरो ज़ीरो होंगे, होंगे ही नहीं। बट टाइम आपने मान लो x मिनट्स के बाद देखा तो इसमें से कुछ चला गया था, इस एक्सेस में से जो गया x वो तो नेग्लिजिबल है, तो ये एक्सेस ही बच गया। वहाँ पे कितना बन गया x और वहाँ पे कितना बन गया x। अब क्या होता है कि जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो पानी है, भाई सॉल्यूशन तो पूरा एक ही है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड पानी के प्रेजेंस में क्या दे देता है, RCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव, क्योंकि एसिड है। और वो जो H पॉजिटिव है, वो H पॉजिटिव जो बचा हुआ हमारे पास क्या है, एस्टर, उसके लिए कैसा काम करने लग जाता है, कैटलिस्ट की तरह। किसकी तरह? कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को वेरी करवा देता है। इस केस में वो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्या बात समझते हो? तो दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एस्टर हाइड्रोलिसिस इनिशियली स्लो क्यों होती है और टाइम के साथ फास्ट क्यों जाती है। तो हम क्या रीज़न देते हैं, इनिशियली एस्टर पानी में जाके टूटता है और उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको फास्ट करने के लिए कोई कैटलिस्ट नहीं होता है। बट जब एस्टर टूटना स्टार्ट होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनना स्टार्ट होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसकी प्रेजेंस में टूट के H पॉजिटिव आयंस दे देगा, कॉन्जुगेट बेस और H पॉजिटिव आयन। अब ये जो H पॉजिटिव आयन है ये बचे हुए एस्टर जो अभी टूटे नहीं हैं उनके लिए कैसा काम करने लग जाता है, कैटलिस्ट। और अगर ये कैटलिस्ट तरह काम करने लग गया तो बेसिकली रिएक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। क्या बात समझते हो? और जितना इतना कार्बोक्सिलिक बनता रहेगा उतना उतना H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन बढ़ती रहेगी, और जितना कैटलिस्ट की कंसनट्रेशन बढ़ती रहेगी उतना ज़्यादा एस्टर जो है फास्टर टूटेगा, फास्टर टूटेगा, फास्टर टूटेगा। क्लियर है? तो पहला केस क्लियर है पक्का? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल में से आ जाता है। क्लियर है? ओके। सेकेंड एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करते हैं वो क्या डिस्कस करते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अच्छा, आपने देखा कि इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्यों कहा, क्योंकि पहली बात तो हमने कहा कि ये वन स्टेप में हुई थी और इसमें वन ऑफ द रिएक्टेंट जो वाटर है वो किस में था, एक्सेस में। तो बचा कौन था, सिर्फ एस्टर। तो एस्टर के ऊपर रेट जो थी वो क्या थी, डिपेंडेंट थी, वाटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। तो फर्स्ट ऑर्डर जैसा बिहेव कर रही है, जबकि एक्चुअली में है कौन सी ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर। बट क्योंकि एक एक्सेस में है तो वो किसके जैसा बिहेव करने लग गई, फर्स्ट ऑर्डर जैसा, इसीलिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। गॉट इट? दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। अगर हम सुक्रोज को पानी में डालते हैं, किसमें, पानी में, तो हमारे को मिलता है ग्लूकोज और हमारे को मिलता है फ्रक्टोज। क्या मिलता है, फ्रक्टोज। क्या बात समझते हो? सुक्रोज होता है C12H22 और O11, 342 इसका मोलर मास होता है। गॉट इट? और ये होम शुगर के नाम से भी फेमस होती है। ठीक है, क्लियर है? केन शुगर या होम शुगर कह सकते हो आप इसको।
जो आपका इसका कंसंट्रेशन है वो आप मान लो इनिशियली कितना है, ए नॉट टाइम 0 पे, और जो वाटर है वो किस में, एक्सेस में। फिर वही केस आ गया, ये अगर एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है, तो एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है तो इसका रेट लॉ क्या होना चाहिए, रेट इक्वल्स टू के इंटू सुक्रोज की कंसंट्रेशन इंटू में वाटर की कंसंट्रेशन, दोनों के पावर 1। क्लियर है कि नहीं। बट अब क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि जो वाटर है वो तो एक्सेस में, मतलब उसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो ए नॉट के रिस्पेक्ट में भी एक्सेस में है, और जो इनमें से चेंज आएगा भाई टाइम एक्स पे, एक्स मिनट्स पे जो चेंज आ रहा है, ए नॉट में से एक्स जा रहा है तो कितना बच रहा है, ए नॉट माइनस एक्स। क्लियर है। और यहाँ से एक्सेस में से क्या चला गया, एक्स, तो बचा कितना, एक्सेस ही, क्योंकि एक्सेस में से एक्स गया तो एक्स नेगलेक्ट हो गया, तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन तो चेंज ही नहीं हो रही, तो मतलब कांस्टेंट हो गई। तो H2O की पावर 1 वो तो कांस्टेंट हो गया, तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट बना देंगे के डैश, और अगर ये के डैश बन गया डन, तो ये कांस्टेंट है, तो बचा क्या, रेट लॉ इक्वल्स टू कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज की पावर 1। तो कैसा बिहेव कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर जैसा, जबकि थी कैसे, सेकंड ऑर्डर। क्लियर है। तो ये भी एग्जांपल हो गया एक तरीके से सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। क्लियर है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में एक बहुत ज़्यादा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है, मॉलिक्युलरिटी 2 है, क्योंकि 2 रिएक्टेंट चाहिए ही चाहिए, बट एक एक्सेस में है, तो ऑर्डर क्या आता है, ऑर्डर आता है 1। क्या बात समझते हो। और ये हमने कब बोला, अगर हम जो केस पढ़ रहे हैं वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, सेकंड ऑर्डर जो फर्स्ट ऑर्डर जैसा बिहेव करती है। हालांकि मैंने आपको बोल दिया है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सेकंड ऑर्डर से हायर ऑर्डर रिएक्शन भी ऊपर, वो हम स्टडी में नहीं लेते हैं। गॉट इट। हमारी स्टडी में 2 जो 1 जैसा बिहेव करती है उसको हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। गॉट इट। क्लियर है। ओके, चलते हैं। तो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, सुक्रोज को जब पानी में डालते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, C6H12O6 होता है, ये दोनों आपस में आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं, आइसोमर। कैसे आइसोमर, आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। क्लियर है। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में बेसिकली कन्वर्ट भी हो सकते हैं एक दूसरे में, मतलब ग्लूकोज फ्रक्टोज बन सकता है, फ्रक्टोज ग्लूकोज आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉटोमेरिज्म की मदद से। किसकी मदद से, टॉटोमेरिज्म की मदद से। तो वो एक अलग पॉइंट है, जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब हम उसको पढ़ लेंगे। बट फिलहाल हमने ये पढ़ लिया कि ये दोनों आपस में आइसोमर होते हैं, फॉर्मूला सेम है, जबकि स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर है। आइसोमर की डेफिनेशन ये नहीं होती कि फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए, नहीं, फार्मूला सेम, मॉलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए, और जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट होनी चाहिए। क्या बात समझते हो। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो भी सकता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं भी हो सकता है, वो अलग बात है। किस्मत से हम जो ये दोनों को देख रहे हैं, ये दोनों आपस में स्ट्रक्चर आइसोमर है, जिसमें फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। गॉट इट। क्लियर। चलते हैं आगे। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है, और उसने बोला कि ये रिएक्शन जो है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है। हमने कहा ठीक है, हमने इसको स्टडी भी कर लिया कि क्यों ये, क्योंकि इसमें एक रिएक्टेंट जो होता है वो क्या होता है, एक्सेस में होता है, दैट इज़ वाटर। जनरली हम वाटर एक्सेस में ही देखते हैं। ठीक है। मतलब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जनरली कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं जिसमें वाटर होता है, और वाटर किस में होता है, एक्सेस में होता है। ठीक है। तो ये दूसरा। अच्छा, इसके बारे में क्या क्वेश्चन फेमस है, कहते हैं कि जो सुक्रोज होता है वो बेसिकली कैसा होता है, इन्वर्ट, मतलब उसको इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर। कैसा कहते हैं, इन्वर्ट शुगर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है कि वाई सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, एक्सप्लेन करना होता है। तो हम क्या कहते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे देते हैं कि जो सुक्रोज होता है जब वो प्योर होता है, क्या होता है, प्योर, तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। कैसा होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, मतलब जिस पे पीपीएल अगर पड़े, प्लेन पोलराइज लाइट, और पोलैरीमीटर से देखा जाए तो ये लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। किस में घुमाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो इसका प्योर सैंपल होता है। बट जब इसको पानी के साथ मिलाते हैं तो सुक्रोज टूट के आपको क्या देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब जो ग्लूकोज होता है, अच्छा, ग्लूकोज भी कौन सा होता है, अल्फा डी प्लस वाला होता है। कौन से वाला, अल्फा डी प्लस वाला। क्लियर है। और जो फ्रक्टोज होता है कौन सा होता है, बीटा डी माइनस वाला। क्या बात समझते हो। क्लियर है। एक्चुअली क्या होता है कि ये ग्लूकोज के दो जो होते हैं एनोमर्स होते हैं, एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होता है, एक जो होता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज होता है। ठीक है। बट हमें सुक्रोज को तोड़ने पे जो मिलता है वो कौन सा मिलता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा बताता है कि ये अल्फा एनोमर है इसका, डी बताता है कि जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कौन सी, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो वो क्या लेते हैं, डी, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लिसरॉल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में। और प्लस बताता है कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, मतलब
अगर मैं प्योर ग्लूकोज अल्फ़ा डी ग्लूकोज का वो लूँ, क्या बोलते हैं, एक सैंपल लूँ और उसमें पीपीएल लाइट को डालूँ, तो बेसिकली वो कहाँ घुमा देगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगी पोलैरिमीटर की मदद से, जो हम चेकआउट कर सकते हैं। जबकि अगर मैं फ्रक्टोज की बात करता हूँ तो फ्रक्टोज जो होता है उसके भी दो एनोमर होते हैं, एक अल्फ़ा डी माइनस एनोमर होता है, क्लियर है, और एक होता है बीटा डी माइनस एनोमर, ठीक है। बट हम को सुक्रोज को पानी में डालने पे जो मिलता है वो कौन सा मिलता है, बीटा डी माइनस एनोमर मिलता है, ठीक है। क्या बात समझते हो? तो बीटा क्या बता रहा है कि अल्फा और बीटा में से जो एनोमर हमने लिया है वो कौन सा वाला लिया है, बीटा वाला, क्लियर है, डन। और बायोमोलिक्यूल्स में पूरा का पूरा आता है ये। डी का मतलब क्या है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डी। जिन्होंने भी जीओसी ढंग से पढ़ी है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उनको ये मतलब समझ आ रहा होगा। नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है, 11th में ढंग से पढ़ना होता है। फिर हम बात करते हैं लास्ट में क्या लिखा हुआ ब्रैकेट में, माइनस। माइनस का मतलब लेवर रोटेटरी। लेवर रोटेटरी का मतलब होता है जिस पे पीपीएल पड़े, उसके प्योर उस पे सैंपल पे पीपीएल पड़ेगा तो वो कैसे घुमा देगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, बोले तो ऐसा, क्लियर है, पॉइंट आया समझ। तो अब क्या होता है कि जो सुक्रोज जो होता है वो बेसिकली उसका प्योर जो सैंपल होता है वो डेक्स्ट्रो होता है, ठीक है। बट जब इसको हम पानी में डालते हैं तो टूट के ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। मतलब जब हमने इसको पानी में डाल दिया तो ये तो बेसिकली ख़त्म हो गया, ठीक है ना। चलो इन्फिनिटी पे चलते हैं, टी इन्फिनिटी। टी इन्फिनिटी का मतलब जब रिएक्शन पूरी हो गई, तो पूरी रिएक्शन होगी तो इसका मतलब ये तो खत्म हो जाएगा, क्लियर है ना, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव कर रही है, रिमेंबर। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी फुल लाइफ होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या, किसी भी ऑर्डर रिएक्शन को ले लो एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर, तो उनका जो फुल लाइफ टाइम होता है, मतलब जो वो पूरी खत्म होंगी, वो हमेशा कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे हम चले गए तो इन्फिनिटी पे रिएक्टेंट तो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बचेंगे प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स क्या क्या है, एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। तो जो ग्लूकोज है वो कैसा है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जो फ्रक्टोज है कैसा है, लेवोरोटेटरी। अब एक्चुअली में होता क्या है कि जो बीटा डी फ्रक्टोज है उसकी जो लेवो रोटेशन होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की जो डेक्स्ट्रो रोटेशन है वो कम होती है। तो ओवरऑल कैंसिल करके जो बचता है वो बोले तो लेवो रोटेशन बचता है। ओवरऑल क्या बचता है, लेवो रोटेशन, लेवो रोटेशन। तो इसका मतलब कि इनिशियली ये कैसा था, डेक्स्ट्रो था, बट इसका जो एक्वस मिक्सचर आया उसका नेचर ओवरऑल कैसा आया, लेवो। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जो इसकी रोटेशन है लाइट को घुमाने की, वो क्या होगी, इन्वर्ट हो गई, उल्टी हो गई ना, डेक्स्ट्रो से लेवो हो गई। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, कौन, सुक्रोज। तो आपको ध्यान रखना है ये रीज़न, दोबारा से बोल देता हूँ। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको प्योर अगर सैंपल लिया जाए इसका तो डेक्स्ट्रो होता है, बट जब इसको पानी के साथ मिलाया जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। जितना ग्लूकोज मिलेगा उतना ही फ्रक्टोज मिलेगा क्योंकि इसके अंदर दोनों का इक्वल अमाउंट होता है। तो ग्लूकोज जो डेक्स्ट्रो रोटेशन दिखाता है वो कम दिखाता है एज़ कम्पेयर टू फ्रक्टोज की लेवो रोटेशन के। तो ओवरऑल कैंसिल आउट होकर जो फाइनल सॉल्यूशन का रोटेशन आता है वो कैसा आता है, लेवो रोटेटरी आता है। तो इसकी जो रोटेशन है, ठीक है ना, वो क्या हो गई, एक तरीके से इन्वर्ट हो गई, इसीलिए सुक्रोज को क्या बोला जाता है, इन्वर्ट शुगर। क्या बात समझते हो? सो ये दो फेमस एग्जाम्पल थे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, आई होप समझ आ गए हो। यही सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसके न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर के जैसे होंगे, क्योंकि इसका जो भी रेट लो आ रहा है या फिर जो भी टाइम का रिलेशन आया वो अल्टीमेटली कैसा हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर जैसा हो जाता है। बट एक्चुअली में ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं, सेकंड ऑर्डर की। बट एक रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एक्सेस में होने की वजह से पूरा का पूरा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बिहेव करने लगता है फर्स्ट ऑर्डर के जैसा और नाम पड़ जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। गॉट इट, क्लियर है, थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं दोबारा स्पेशली बोलने के लिए आया हूँ यहाँ पे ये लेक्चर में कि ये जो टाइम है लॉकडाउन का, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली स्टडीज़ को लेना चाहिए। कुछ बच्चे बहुत लाइट लेके चल रहे हैं कि हाँ सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई जो भी होगा अल्टीमेटली जो भी बचेगा वो सबके लिए बचेगा, तो जो भी अमाउंट बचेगा उसमें तो आपको महारत हासिल करनी ही है ना। सो ध्यान दीजिए कि अगर आप इस टाइम को ढंग से यूटिलाइज़ नहीं करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू अलॉट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड सी, हम भी तो इस टाइम पे एक्चुअली पूरी मेहनत डाल के आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हमारा जो इनपुट है वो कम नहीं हो रहा है तो आप अपना इनपुट या आउटपुट जो भी है वो कम मत कीजिए प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। बहुत ही सीरियसली स्टडीज़ को लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइम। जो फ्री टाइम है उसको जितना यूज़ कर सकते हो उतना तुम्हारा ब्रेन शार्प होगा। और हमेशा जो स्टडीज़ होती है वो मार्क्स के लिए नहीं करते हैं, इट्स अबाउट नॉलेज। आप नॉलेज तो गेन करिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्क्स में मत जाइए, मार्क्स तो लाने ही होते हैं बट नॉलेज जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसको तो ग्रैब कर लीजिए, ठीक है, वो वेस्ट नहीं होगी कभी भी, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो
अपने आप को लकी मत मान लीजिए कि आप कोरोना वायरस के टाइम पे पढ़ गए हैं तो आपका सिलेबस कम हो गया तो यू फीलिंग लकी, नहीं, इससे आपको नुकसान ही होने वाला है, फ़ायदा तो नहीं होने वाला है। ठीक है, सबको ही नुकसान हो रहा है एक्चुअली में, आपको क्या, सबको ही। बट हमें इससे जो बेस्ट जो हम ले सकते हैं, जो भी हम इसमें से बेस्ट बेनिफिट उठा सकते हैं वो आपको उठाना है। तो प्लीज़ घर पे बैठ के एंजॉय मत करिए एज हॉलीडेज़, कीप स्टडिंग, क्वेश्चंस करिए, बहुत सारे लेक्चर्स देखिए, समझिए, जो डाउट्स है पूछिए, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल कि प्लीज़ लेक्चर्स को बहुत ही सीरियसली लें, टाइम वेस्ट मत करें। ये जो भी है ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, जो बहुत आगे जाना चाहता है, अच्छे मार्क्स लेना चाहता है, इस टाइम को ढंग से यूटिलाइज़ करेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। और जो बच्चे अभी नीट के लिए अपेयर होने वाले हैं, जो 26 जुलाई को होने वाला है, या जेई के लिए अपेयर होने वाला है, वो तो और सीरियसली, ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से, ठीक है, ओके, तो गिव योर 100%, सी ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ द रिजल्ट, ठीक है।